हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम सभी अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 12 होगी और यहाँ मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहले था वैसे ही आज भी आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बच्चों अंत तक बने रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है नॉट ओनली ही, इसके बाद एक आपको ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, हिज फादर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है ना। अब आपको मिल रहा है नॉट ओनली के साथ आपको क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली ही बट हिज फादर या यट हिज फादर या एंड हिज फादर या ऑल्सो या टू हिज फादर। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है ना। कोरिलेटिव कंजक्शन आपने पढ़ा है, तो कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन में आपको दो सेंस जो है कंजक्शन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, आप एक दूसरे को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, आंसर करते रहिए। देखिए बच्चों, बिल्कुल सही ए, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो देखिएगा नॉट ओनली के साथ, ठीक है ना, हमेशा हम सभी यूज करते हैं बट ऑल्सो। अब बट ऑल्सो कई बार एक साथ आ जाता है और कई बार एक दूसरे को थोड़ा सा बीच में कोई वर्ड लिख करके अलग भी किया जा सकता है। तो कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन है, यू कैन नोट डाउन इन योर बुक। ठीक है ना। देखिएगा जैसे है ना नो सूनर, तो नो सूनर के साथ हम सभी हमेशा किसका यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ करते हैं। आइदर के साथ हम सभी हमेशा और का यूज़ करते हैं। नाइदर के साथ हम सभी हमेशा नॉर का यूज़ करते हैं। समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद आपको मिल जाएगा नॉट ओनली के साथ वी ऑलवेज यूज़ बट ऑल्सो। ओके, बट ऑल्सो यूज़ होगा। और बोथ के साथ हमेशा एंड यूज़ होता है। ठीक है, बोथ के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एंड यूज़ होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे हैं वेदर अगर कहीं मिल जाए, ठीक है, WHETHER, तो आपको इसके साथ और यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ऑल दो या दो हो तो इसके साथ यट या कॉमा का यूज़ होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आई, फिर है एक ब्लैंक स्पेस है, वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग सो आई एम, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस है टायर्ड। यहाँ पर दोनों रिक्त स्थान पर आपको भरना पड़ेगा सुटेबल वर्ब। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए हैव फीलिंग, यानी कि पहले ब्लैंक स्पेस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हैव, यहाँ पर फीलिंग, या दूसरे में दूसरे ऑप्शन के अनुसार पहले में हैव बीन, दूसरे में फीलिंग, तो तीसरे में हैड बीन और फीलिंग। तो आप एक चीज़ तो कंफर्म कर पा रहे हैं ना बच्चे कि चारों ऑप्शन में देखिए फीलिंग 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 दिया है। इट मीन्स यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो आपको फीलिंग मिल गया, बट आपको याद रखना पड़ेगा आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम सभी क्या करेंगे, आप आंसर करते रहिए बच्चों, मैं तब तक समझा भी रही हूँ आपको। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। हैड बीन ना हो के, हैव ना हो के, वॉज ना हो के, हैव बीन होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। यहाँ पर देखिएगा एक तो सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, इट मीन्स आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, क्योंकि सिंस फॉर लगता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरा, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपने इग्नोर कर देना है। तो अब बचा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब आपको बी सी में से कौन कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, तो आप एम को देखिए, तो आई एम कह रहा है, तो इस वजह से आप हमेशा प्रेजेंट को प्रेफरेंस देंगे। तो आपको हिंट आपके क्वेश्चन में मिला कि नहीं मिला, यस और नो, फटाफट आप हमें बताइए। हिंट को पकड़ेंगे बच्चों तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसमें कई सारे हिंट हैं। देखिए एक तो सिंस है जो बताता है कि सिंस और फॉर टाइम दिया हो तो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज़ होता है। दूसरा, अब प्रेजेंट यूज़ होगा सेंटेंस में कि पास्ट यूज़ होगा, तो यहाँ पर एम हिंट मिला है। अंडरस्टूड, बहुत अच्छे। तो बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। और जिन भी बच्चों का एक भी क्वेश्चन गलत होता है, हालांकि मुझे पता है बहुत कम आप लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीखें, नोट डाउन करें और फिर सोचें कि ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मेरे से गलती नहीं होगी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। व्हेन आई सा हिम, ही, फिर है कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको बताना है
अब साहिब मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट है, जब मैंने उससे देखा, जब मैं उससे मिला तो क्या था। अब कह रहा है कि ही, तो ही इज़ कंप्लीटिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चे कि यहाँ पर सा मिल गया तो प्रेजेंट कैसे आएगा। तो जिस जिसमें प्रेजेंट हो उसको तो आप भूल जाएं, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि जब मैंने उसको देखा तो वह हम क्या कंप्लीट सेंटेंस क्या करना है यहाँ पर, वह चेस खेल रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन है ना, सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो आप ध्यान करिएगा कि सी करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी अ गुड पेरेंट एंड अ गुड फ्रेंड एट द सेम टाइम। ठीक ना, कि एक समय में ही एक अच्छा माता पिता बनना और एक अच्छा मित्र बनना, दोनों जो है सेम टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हो जाता है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि ये एक कॉमन सेंटेंस है। कॉमन सेंटेंस का क्या मतलब होता है, कॉमन सेंटेंस का मतलब होता है कि जो है कोई चीज़ सामान्यतया आप बात कर रहे हैं, सामान्य एक्सप्रेशन है, यानी कि ये सबके जो है माता पिता के साथ या हर माता पिता के साथ ऐसा होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक प्रकार से प्रेजेंट में कोई बात कही जाती है। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी, तो आप इज़ को चूज़ कर रहे हैं। हैज़ बीन, हैड बीन आंसर नहीं होगा। अंडरस्टूड ना। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपका जो भी आपको जो प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम होती है, जो आपके मन में एक डर बैठा हुआ है प्रीपोजिशन को लेके, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ही ब्रोक द जग। अब कह रहा है 100 पीसेज। जब आपको सीधे से मिल रहा है ना, ठीक है, क्या कि 100 टुकड़ों में उसने जग को तोड़ दिया, तो 100 टुकड़ों में आप बोल ही रहे हैं, इसका मतलब उसने कैसे तोड़ा होगा, मोशन हुआ होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चमत्कार की तरह हाथ लगाया और टूट गया, तोड़ा फोड़ा गया होगा, गिराया गया होगा, पटका गया होगा, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बी ऑप्शन। ठीक है, इनटू, तो आप जानते हो ना कि जैसे आप देखते हो ना कि बर्फ़ जो है पानी बनता है, तो ऐसे साइंटिफिक सिचुएशन में भी इनटू का प्रयोग करते हो। दूध से दही बनना इनटू है, समझ पा रहे हैं ना। इसी प्रकार से जग का 100 टुकड़ों में टूटना इनटू का प्रयोग होगा, ऑफ, अमंग और एट का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सही। जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है, यू ऑल आर राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स। अब आपको बताना है सुटेबल डिटर्मिनर्स को। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ओके, इन सभी को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। आर्टिकल मतलब ए, एन और द, और एडजेक्टिव में जैसे एनी हो गया, सम हो गया, दिस दैट दीज दोज हो गया। ओके, लिटिल हो गया, एवरी हो गया, ये सब आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो जब ये एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है, तो हम सभी को देखना है एडजेक्टिव और प्रोनाउन और आर्टिकल, तो इन तीनों को हम डिटर्मिनर्स में पढ़ते हैं। पर्टिकुलर शब्द ही उठा लिया जाता है, जैसे दिस दैट दीज दोज, लिटिल, अ लिटिल, है ना, फ्यू, अ फ्यू, एवरी, सम, एनी, ये सब डिटर्मिनर्स हैं। ओके, अब चलिएगा, डू यू हैव, फिर है एक ब्लैंक स्पेस है, पोस्ट कार्ड, यस आई हैव, ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब आपको पहले स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न पूछा है, दूसरे में बोला है यस मेरे पास है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको याद होना चाहिए कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछते समय याद रखिएगा, सम और एनी को जब आप चूज़ करते हैं तो सामान्य सेंस में एनी का प्रयोग, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ओके, ध्यान रख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में। तो क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है, तो डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव सम, पॉजिटिव सेंस में कह रहा है ना, यस मेरे पास कुछ है, तो किस ऑप्शन में है, एनी सम, एनी सम, एनी नन, सम सम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ए और बी ऑप्शन सेम हो गया है, बट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ए और बी ऑप्शन सेम है,
तो आपको दोनों करेक्ट करना है, ए और बी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक तरफ एनी है, दूसरी तरफ सम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। ओके, बहुत अच्छे। चलिएगा, आई हैव सम, ठीक है ना, मेरे पास कुछ है, ठीक। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, अब देखना है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का सिनोनिम क्या होगा? पहला कह रहा है ओपाक्यू, दूसरा है ऑनेस्ट, तीसरा कह रहा है ट्रांसपेरेंट और चौथा है मिसलीडिंग। बताइएगा। यहाँ पर चूज द सिनोनिम, इट मीन्स सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग, ठीक है। डिसेप्टिव का सेम मीनिंग क्या होगा? ओपाक्यू मतलब आप जानते हैं ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, ये साइंस में सुना है ना। तो अपारदर्शी को ओपाक्यू बोलते हैं, पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मिसलीडिंग मतलब आप जानते हैं किसी को मिसगाइड करना, है ना, या फिर गलत तरीके से उसका नेतृत्व करना। और ऑनेस्ट आप जानते हैं ईमानदार होता है। तो डिसेप्टिव का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? बहुत अच्छे, मिसलीडिंग। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का मिसलीडिंग मतलब होता है किसी को गलत तरीके से मिसगाइड करना या मिसलीड करना। ओके, चलिएगा। सिनोनिम्स ऑफ द बारबेरियन। बारबेरियन का सिनोनिम क्या होगा? ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। बारबेरियन मीन्स क्या होता है? असभ्य, सैवेज, अनसिविलाइज्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? वाइल्ड। बहुत अच्छे, सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पोलाइट मतलब आप जानते हैं विनम्र स्वभाव का। क्लेवर मतलब चालाक होता है। बोल्ड मतलब निडर होता है, बेबाक बात करने वाला। और वाइल्ड मतलब असभ्य, सैवेज, ठीक है। सैवेज एक इसका सिनोनिम है। अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनिम है, ठीक है। अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनिम है, वाइल्ड इसका सिनोनिम है। तो बारबेरियन वर्ड, इसको एक्चुअली अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू आर्नोल्ड ने यूज़ किया था बारबेरियन के लिए। मतलब पैसे तो हैं समाज में बहुत लोगों के पास, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, धर्म का सम्मान करना, लोगों को आदमी समझना, ठीक है, इंसान को इंसान समझना, ये सब नहीं आता। पैसे के घमंड में जो लोग चूर होते हैं, पैसे के घमंड में जो लोग अपनी लाइफ को जो है लीड करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको यूज़ किया था कि ऐसे लोग बारबेरियन हैं। भले उनके पास पैसा है, वो अपने आप को सभ्य कहते हैं, लेकिन मैं उनको असभ्य कहता हूँ क्योंकि वो ह्यूमैनिज्म को नहीं जानते। अंडरस्टूड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। चूज़ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब आपको बताना पड़ेगा, एक अंडरलाइन वर्ड है यानी कि एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होगा? अपोजिट याद रखिएगा। मिस्टर जैन इज़ एन एफ्लुएंट ट्रेडर। तो एफ्लुएंट का क्या मतलब है? अब एफ्लुएंट का मतलब आप जानेंगे, ठीक है, तब आप इसका अपोजिट देख पाएंगे। देखिए, एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत गरीब, बहुत बेकार व्यापारी। अपोजिट ढूंढना है तो वेल्दी हो जाएगा, ठीक है, वेल्दी। एफ्लुएंट का मतलब होता है पुअर या खराब, तो वेल्दी मतलब धनी व्यापारी। ओके, एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा? वेल्दी। ओके, अपोजिट ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इनएमिटेबल। इनएमिटेबल का क्या मतलब है? ये वर्ड बहुत आपको मिल जाएगा। इनएमिटेबल मतलब क्या होता है? पहला देख लीजिएगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिच्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, और चौथा है द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो बच्चे आंसर करने से पहले तो आप जो है आपको याद रखना है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए वन वर्ड क्या है, इसके लिए वन वर्ड क्या है। तो देखिएगा, इसका आंसर पहले देखेंगे। यस, बिल्कुल। देखिए, इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है नकल करना, ठीक है, किसी को कॉपी करना। तो जिसको कॉपी न किया जा सके, जिसका दूसरा वर्जन ना हो, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, इसके अनुसार। बट इन सभी के वर्ड भी हम सभी जानेंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है ग्रामर का। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिच को बोलते हैं इनएसेसिबल, ठीक है ना, यानी कि दुर्लभ, जहाँ पर आसानी से पहुँचा न जा सके। इनएसेसिबल स्पेलिंग देख लीजिएगा, INACCESSIBLE, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड का मतलब होता है इनक्रेडुलस, ठीक है।
इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय, ठीक है ना, इनक्रेडुलस, ओके। और अ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं एंटीमोलॉजी, ठीक है ना, इटीमोलॉजी, ठीक है ना, मतलब है IETYMOLOGY, यानी शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान की कौन सा शब्द की ओरिजिन क्या होगी, ठीक है। हम लोग पढ़ते नहीं है कि ये चीज़ इस भाषा के, इस लैटिन भाषा के इस शब्द से जन्मा है जिसका अर्थ है, तो उसको है ना इटीमोलॉजी में पढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। नोट कर लीजिएगा बच्चों, सारे सेंटेंस और सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और तब आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, उम्मीद के बदले उम्मीद करना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। पहला देखिएगा, कह रहा है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इसके लिए तो क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब बोलने की कला। बहुत लोग होते हैं ना अपनी बातों में आपको फंसा लेते हैं या अपना काम करवाने के लिए आपसे इतना अच्छा बोलेंगे कि आप उनकी बात मान जाओगे और सोचोगे हाँ सही कह रहा है, ठीक है ना। टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट, इसका क्या होता है, टू एक्स टू ग्राइंड, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, इसको बोलते हैं, GRIND है, ओके। और होप इज स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यही है ना कि जो है निराश होने के बावजूद भी उम्मीद रखना, यानी होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद भी जो है होप रखना, अंडरस्टूड। और ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए हम सभी यूज़ करते हैं अबव बोर्ड, ओके। तो इसको याद रखिएगा, ये सब जो है आइडियमिक एक्सप्रेशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट फूल ऑलवेज, फिर कह रहा है अ मिस्टेक, तो मेड अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, मेक्स अ मिस्टेक, डज मेक अ मिस्टेक, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है बट कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और इन फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक फॉर्म वाले भी मिल जाएंगे, ओके। ऑलवेज वर्ड आ गया है बच्चों, तो अब आप तो हिंट समझ ही गए। ऑलवेज आता है तो हमेशा प्रेजेंट की बात करते हैं और डज के बाद नॉट आता है तभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। मेक और मेक्स में क्या करेंगे, अब देखिए, आप देखो दैट फूल ऑलवेज मेक, मतलब कि मूर्ख हमेशा मिस्टेक करता है, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और दैट फूल मतलब कोई एक पर्सन की बात कर रहा है, वह आदमी, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर बना देंगे, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम, क्या है, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का क्या मतलब है, कहते नहीं है कि बर्निंग क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन मतलब एक ऐसा मुद्दा जो आजकल बाजार में घूम रहा है या समाचार में घूम रहा है या हर कोई व्यक्ति जानता है, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं ना कि एक जो है राहुल गांधी, ठीक है ना, जिनको गुजरात कोर्ट ने, सूरत कोर्ट ने सज़ा सुनाई है 2 वर्षों की, ये मुद्दा पूरा न्यूज़ में देश विदेश में छाया हुआ है, अमेरिका और जर्मनी की इस पर नज़र है। तो ऐसे क्वेश्चन को बर्निंग पॉइंट, बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, जो मुद्दा वर्तमान समय में सभी लोगों के, ठीक है ना, टंग पे हो या सभी लोग जानते हों। अब ऑप्शन देख लीजिए, अब नहीं भूलेंगे ना, अ वाइडली डिबेटेड इशू, डाइंग इशू, इररिलेवेंट इशू या अ पर्सनल व्यू। तो आप देख पा रहे हैं वाइडली लिखा ही है पहले ही ऑप्शन में, वाइडली डिबेटेड इशू मतलब एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी के चर्चा का विषय बना हुआ है, ओके। डाइंग इशू नहीं होगा, इररिलेवेंट इशू भी नहीं होगा, पर्सनल व्यू भी नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो बर्निंग क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो वर्तमान समय में है ना हाईलाइटेड पॉइंट है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, माय फादर्स शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट। आपको क्या पहचानना है, टेंस पहचानना। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, बताइए। हैज बीन, अब आपको याद आ गया होगा ना कौन सा टेंस है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अगर किसी ने गलत किया तो मैं मोबाइल में से निकल कर आपकी पिटाई करूँगी, ठीक है, बताइए, इसको गड़बड़ मत करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चे कौन सा आंसर करेंगे? बहुत अच्छे, बी ऑप्शन। ठीक है, टेंस वाले क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, किसका गलत हुआ बताइए जल्दी। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन होता है, ठीक है, हैड होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस या डू डज नॉट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैड बीन, हैज़ बीन होगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? बच्चों याद रखना पड़ेगा कि ये जो है पैसिव वॉइस में है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ना, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते हैं, बट ये सेंटेंस आपका क्या है? परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस में बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका एक्टिव ये रहा होगा, आई या यू, तो आई हैव सोल्ड आउट माई फादर्स शॉप, यही सेंटेंस रहा होगा एक्टिव वॉइस में। तो जब पैसिव बना तो माई फादर्स, ठीक है ना, एपोस्ट्रॉफी एस, शॉप हैज़ बीन, ओके, सोल्ड आउट बाई मी, बाई यू नहीं लिखा है, समझ पा रहे हैं ना। मैंने मेरे पिता की दुकान बेच दी, तो बाई मी नहीं लिखा है, क्योंकि माई फादर में बता रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे ही पिता की बात होगी, मेरे ही द्वारा बात की गई होगी। अंडरस्टूड ना। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, बट आप देखिएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो हैज के साथ जो बीन लगा है वो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया गया है, इसलिए भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पाए ना। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होने पर भी आपको दिमाग लगाना है कि परफेक्ट को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो बीन लगाते हैं। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसको आपको कंप्लीट करना है। ही इज़ इल, फिर कह रहा है ही सी अ डॉक्टर, तो ही कैन सी अ डॉक्टर, ही वुड सी अ डॉक्टर, ही मस्ट सी अ डॉक्टर या ही मे सी अ डॉक्टर। मॉडल एक्सलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं बच्चों, और जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे लगाएं कि माइट लगाएं कि कैन लगाएं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ही मस्ट, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं। ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ऐसे सेंस में, क्योंकि वह बीमार है तो दिखा सकता है। आप संभावना थोड़े ना व्यक्त करेंगे कि उसकी क्षमता है या उसकी जो है संभावना है, उड दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जरूर के सेंस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है वी मस्ट कम बैक बाई 6, ठीक है। यहाँ पर जो मस्ट आया है वो किस एक्सप्रेशन में आया है? पॉसिबिलिटी के एक्सप्रेशन में, एडवाइस के एक्सप्रेशन में, डिज़ायर के एक्सप्रेशन में, या नेसेसिटी के एक्सप्रेशन में? बताइएगा। देखिए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है, एडवाइस मतलब राय होता है, और डिज़ायर मतलब इच्छा होता है, नेसेसिटी मतलब होता है आवश्यक, आवश्यकता, जरूर के सेंस में, मतलब आपको करना ही होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, दिस पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, बताइए। वी मस्ट कम, बहुत अच्छे। कौन सा ऑप्शन किया जाए? यस, यू ऑल आर राइट। ठीक है, नेसेसिटी यानी आवश्यकता है, 6 बजे तक वापस आना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 6/6 दे दिया है ना। देखिए, पॉसिबिलिटी होता है तो मे या कैन का प्रयोग करते हैं। एडवाइस के सेंस में सामान्यतया शुड का यूज़ किया जाता है। डिज़ायर के सेंस में आप जो डियर और नीड की आवश्यक जो है बात करते हैं, या फिर आप अपनी जो है विश वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वुड का। नेसेसिटी मतलब मस्ट, मतलब ज़रूर से हम सभी को क्या है 6 बजे तक वापस आना होगा। ठीक है ना, या आ जाना चाहिए। ज़रूर के सेंस में प्रेशराइज हो रहा है, क्योंकि 6 बजे तक यहाँ पर टाइम लिमिट भी तो दे दिया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। यू शुड सर्व योर मदरलैंड, यहाँ पर शुड का क्या मतलब है? पहला, लव फॉर द मदरलैंड। बहुत से बच्चे तो इसी को फटाफट करेक्ट कर देंगे, बट ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन आपको बहुत आसान लग रहे हैं तो ज़रूर कॉम्प्लिकेशन है। कई बार एग्ज़ाम्स में लगता है बच्चे को कि मेरा तो 120 सही है, 130 सही है, 140 सही है, बट जब घर पे आकर के आंसर मिलाते हैं तो क्या लगता है थोड़ा सा पेपर घुमा कर दिया था, इजी टू मॉडरेट लेवल था, थोड़ा सा और सोचे होते, एक बार और पढ़े होते तो सही हो जाता। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख
देखिएगा, शुड का क्या सेंस है, यू शुड सर्व योर मदरलैंड, यानी कि देखिए लव फॉर योर मदरलैंड, तो यहाँ पर तुम्हें मातृभूमि के लिए प्रेम करना चाहिए, ऐसा कोई सेंस नहीं है। राय अगर आप देंगे तो राय हमेशा आपको कुछ ऐसे सेंस में देना पड़ता है, जब क्या हो, कुछ ऐसे सेंस में आप देंगे जब आपके मतलब मित्र वगैरह की बात हो। डिज़ायर, तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे, आप सजेशन दे रहे हैं कि तुम, मेरा सुझाव है कि तुम्हें जो है देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, सजेशन है। और आर टू के सेंस में सजेशन दिया जा रहा है, यानी कि कर्तव्य बोध, यू आर, ठीक है ना, ड्यूटीफुल पर्सन, आपको कर्तव्य बोध का सेंस हो रहा है कि आपको, आप उसकी ड्यूटी समझा रहे हो कि तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, आप उसको क्या राय नहीं दे रहे हो, इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हो, मातृभूमि के लिए भी शुड का प्रयोग नहीं कर रहे हो, आप उसको सुझाव दे रहे हो कि तुम्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, आप उसके कर्तव्य को बोध करा रहे हो, जिसके सेंस में और टू का प्रयोग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ऑल ऑफ द बॉयज वेंट टू बीच बट ओनली कुड स्विम, मतलब बहुत सभी बच्चे क्या बीच पर गए, लेकिन कुछ बच्चे ही, मतलब कुछ ही लोग क्या, कुछ लड़के ही तैरे, ठीक है ना, स्विम मतलब तैरना। फ्यू का प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, या आफ्यूज का प्रयोग करेंगे, बताइए। आपके क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। बहुत अच्छे, ऑफ यू, डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्यों होगा, ठीक है ना, देखिए क्यों, ध्यान रखिएगा। वेरी फ्यू वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू, वेरी फ्यू और ओनली अ फ्यू जब बच्चों आपको मिल जाता है तो इन दोनों का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है, ठीक है। नॉट का प्रयोग इनके साथ नहीं किया जाता। तो देखिए फ्यू का प्रयोग करेंगे तो ओनली फ्यू नहीं, ओनली अ फ्यू हमेशा होता है। लिटिल का प्रयोग काउंटेबल के लिए नहीं होता है, अनकाउंटेबल के लिए होता है। सम का प्रयोग बट कुछ ही लोग तैरे, तो जब ओनली सम, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, यहाँ पर बताना पड़ेगा, कंप्लीट करना। आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स मतलब मैं अच्छे ग्रेड्स पा रहा हूँ अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं और स्टडी, यानी कि या तो मुझे पढ़ता हूँ हर दिन, यट मैंने फिर भी मैं हर दिन पढ़ता हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं हर दिन पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हर दिन पढ़ता हूँ। अब आपको याद है ना, क्योंकि का सेंस आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि मैं पर डे पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको प्रीपोजिशन, फिर से आपको मिल गया। द पेशेंट डाइड, फिर है कॉलरा, आपको याद है ना, डाइड के साथ कौन सा लगता है, टू नहीं लगता, फॉर नहीं लगता, फ्राम लगता है, बट यहाँ पर जब बीमारी का नाम आता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब बीमारी का सेंस होता है, तो बीमारी से जब मृत्यु होती है किसी की, तो यहाँ पे कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कि रोग से मृत्यु होना, तो डाइड के साथ ऑफ लगता है। और अदर रीज़न से अगर मृत्यु हो, ठीक है ना, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो, तो इसके लिए फ्राम लगता है। ध्यान रखिएगा, डाइड के साथ कोई बीमारी हो तो ऑफ लगेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चों मेहनत से पढ़ते रहिए, खूब आगे जाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खूब मेहनत से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।